नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के तमाम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB 3 ईयर्स कोर्स में जो आपका फाइनल ईयर का अगला पेपर है, ADR का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, वैकल्पिक विवाद निपटारा जो है उसके विषय में जो आपका ये पूरा सिलेबस है उसको लेकर के। सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो पहली यूनिट जो है आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के आसपास है कि जो ADR के डेवलपमेंट के विषय में है कि कैसे ADR का डेवलपमेंट हुआ, कैसे ADR के माध्यम से मसले को हल कराने में जो उसके लाभ हैं क्या हैं। अनसिट्राल जो मॉडल लॉ है आर्बिट्रेशन का, उसके विषय में है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो 1996 का, उसका ऑब्जेक्ट, उसका स्कोप, उसके सैलेंट फीचर्स को लेकर के। आर्बिट्रेशन का डेफिनेशन क्या है, आर्बिट्रेशन के सोर्सेज क्या है, काइंड्स क्या है, स्कोप क्या है। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जजमेंट जैसी चीज़ नहीं, यहाँ पर आर्बिट्रल अवार्ड जैसी चीज़ है। आर्बिट्रल अवार्ड के प्रकार, कोर्ट कौन से सूट को नहीं फाइल कर सकते हैं, कैसे रिटन कम्युनिकेशन को प्राप्त करेंगे, राइट टू ऑब्जेक्ट का वेबर, एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसे तैयार होगा, जुडिशियल अथॉरिटी के पास क्या पावर है कि पार्टीज को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सके। इस प्रकार के टॉपिक है आपका। सेकेंड यूनिट में अगर बात करें तो जो आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रल अवार्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन कैसे क्या होगा, प्रोसीजर और ग्राउंड्स क्या होंगे, आर्बिट्रेटर के टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट के लिए, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स का जुरिडिक्शन क्या होगा, उसकी कॉम्पिटेंस क्या होगी, आर्बिट्रल अवार्ड में जो मेकिंग है उसकी जो टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग है उसके विषय में है, और आर्बिट्रल अवार्ड के फॉर्म मतलब जो दूसरी यूनिट है फॉर्म, कंटेंट को लेकर के, मेकिंग को लेकर के, पूरा का पूरा आर्बिट्रल अवार्ड को कैसे बनाना है, क्या चीज़ें होंगी उसमें, क्या कंटेंट होंगे, उसको लेकर के है। तीसरी जो यूनिट है उसमें रेमेडीज़ और इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में है, और आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट क्या रिकोर्स है उसको लेकर के आपके सिलेबस में चीज़ें हैं। फाइनल्टी को लेकर के, चूँकि कहते हैं कि सुलह से जब चीज़ें हो जाती हैं तो उसके अपील में, उसकी सेकंड अपील में बड़ी दिक्कत है या हो ही नहीं सकता है, तो क्या उसकी फाइनल्टी होगी, उसके इन्फोर्समेंट को लेकर के, अपीलेबल ऑर्डर है या नहीं है, उसके रीजन को लेकर के, डिपॉजिट को लेकर के, इंसॉल्वेंसी, जुरिडिक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को लेकर के। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक नई चीज़ जुड़ करके आपके सिलेबस में आई है, शायद मुझे लगता है पहली या दूसरी बार ये हो रहा होगा जब ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर के आपके सेमेस्टर में, आपके इसमें परिचय में, पेपर में टॉपिक है। उसके डेफिनेशन को लेकर के, चेयरपर्सन के बारे में, काउंसिल मेंबर कैसे होंगे, एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। चौथी यूनिट जो है वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को लेकर के है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में वो न्यूयॉर्क का जो कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन है, उसको लेकर के है। और कैसे फॉरेन अवार्ड्स को इन्फोर्स किया जाएगा, कैसे जो विदेशी पंचायत के द्वारा जो आए हैं, चीज़ें आई हैं, उनको कैसे अपने यहाँ पर इन्फोर्स किया जाएगा, इसको लेकर के है। तो अगर देखें तो आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन काउंसिलेशन एक्ट जो 1996 का है, वहाँ से चीज़ों को शुरू करके, और इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन है, उसको कैसे इंडिया में इम्प्लीमेंट कराएंगे, उस सारी चीज़ों को लेकर के आपका टॉपिक है। अगर आपको मैं एक्ट की बात करूं तो इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी थी। एक तो आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 का, अनसिट्राल मॉडल जो लॉ है ऑफ आर्बिट्रेशन का 1985 का, और 19 लॉ ऑफ काउंसिलेशन 1980 का। सवालों की अगर हम बात करें, सवाल के जो प्रकार की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आपसे पूछा गया है वो एक्ट का साइलेंट फीचर पूछा गया है, और एक्ट के विषय में क्या जानते हैं। सवाल है कि जैसे मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के उद्देश्य और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं, उसकी विवेचना कीजिए। आपको यहाँ पर पढ़ करके आना होगा कि साइलेंट फीचर्स एक्ट के क्या है। माध्यस्थम की डेफिनेशन, आर्बिट्रेशन की जो डेफिनेशन है, एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है, माध्यस्थम को परिभाषित कीजिए, और संक्षेप में उसके जो तमाम सारे गुण हैं, दोष हैं, उसको लेकर के सवाल आपसे लगातार पूछा गया है। एग्रीमेंट को लेकर के सवाल पूछा गया है कि माध्यस्थम करार से आप क्या समझते हैं, तो वो सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है कि माध्यस्थम करार से आप क्या समझते हैं, और माध्यस्थम को परिभाषित कीजिए, और माध्यस्थम करार और माध्यस्थम को प्रस्तुत करने में अंतर क्या है उसको आप पढ़ करके आइएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्राइब्यूनल को लेकर के सवाल पूछा गया है, उसके एग्रीमेंट को लेकर के सवाल पूछा गया है, उसके प्रारूप को और उसके कंटेंट को लेकर के सवाल पूछा गया है, और पूछा गया है कि अगर माध्यस्थम पंचाट में कोई भूल हो जाए तो उसमें भूल सुधार कैसे किया जाएगा। सवाल पूछा गया है कि जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है उसको लेकर के, कि उसके अंतर्गत फॉरेन अवार्ड की क्या परिभाषा है। सवाल है कि जैसे न्यूयॉर्क अभिसमय पंचाट के अंतर्गत विदेशी पंचाट को परिभाषित कीजिए, और विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए शर्तों का वर्णन कीजिए। तो चूंकि बाहर के किसी एग्रीमेंट को कैसे इंडिया में ला करके इन्फोर्स कराया जाएगा, कैसे भारत में ला करके उसको लागू कराया जाएगा, क्या वो लोक नीति के विरुद्ध तो नहीं है।
तो कैसे उसको चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, कैसे उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और कैसे उसको भारत में लागू कराया जाएगा, इसको लेकर के सवाल आपसे पूछा जाता है। लोक अदालतों को लेकर के सवाल खूब पूछा गया है, लोक अदालत के विषय पढ़ करके आइएगा। जैसे एक लंबा सवाल है, स्टेटमेंट का जैसा सवाल है कि स्थायी लोक अदालतें वैकल्पिक अदालत नहीं हैं, लेकिन व्यथित नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत स्थायी लोक अदालतों से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। जो परमानेंट लोक अदालत हैं, परमानेंट लोक अदालतों के विषय में सवाल पूछा गया है और केस लॉस के बारे में सवाल पूछा गया। 2020 का पेपर है ये। 2021 के पेपर की अगर बात करें तो वहाँ भी स्थायी लोक अदालत के विषय में आया है, उसकी विवेचना के विषय में आया है। तो आप लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के विषय में जरूर पढ़ के आइए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। न्यूयॉर्क का जो न्यूयॉर्क वाला कन्वेंशन है उसको लेकर के हमेशा ये सवाल पूछा गया है। सवाल ये भी पूछा गया है कि जो आर्बिट्रेशन जो आपका एग्रीमेंट है, जो अवार्ड है, उसको कैसे, उसको अपास्त कराने के जो सांविधिक अधिकार हैं वो क्या है और किस न्यायालय को उसको सुनने का क्षेत्राधिकार है। किसी ट्राइब्यूनल के द्वारा अगर कोई एग्रीमेंट, आर्बिट्रल एग्रीमेंट अवार्ड कर दिया गया है तो उसके विरोध में, उसके अपील में, अपील सुनने की जो क्षमता है, क्षेत्राधिकार है, वो किस न्यायालय के पास है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो एक्ट का जो एक्ट है उसके उद्देश्य और उसकी प्रमुख विशेषताओं के विषय में जरूर पढ़ करके आइए। माध्यस्थम की परिभाषा, माध्यस्थम करार की परिभाषा, माध्यस्थम अधिकरण की परिभाषा, माध्यस्थम पंचाट की परिभाषा, इन सब की परिभाषा पढ़िए। जहाँ भी अधिकरण है वहाँ उसके कंपोजिशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी पावर्स को, उसके फंक्शंस को, उसकी ड्यूटीज को कायदे से पढ़ करके आइए। उसके बाद चौथी यूनिट अगर कहें तो लोक अदालत से सवाल खूब पूछा गया है। और जो जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत जो एविडेंस वाली बात की गई है उसको लेकर के कभी कभी छोटे सवाल के रूप में AB करके जब सवाल पूछा जाता है, पार्ट में सवाल होते हैं, तो उसको लेकर के टिप्पणी पूछी गई है। या कभी कभी वो जब इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात की गई है तो जेनेवा कन्वेंशन की जो एविडेंस वाली खास बात है, एविडेंस लेने वाली खास बात है, उसको लेकर के सवाल पूछा गया है। तो जब आप जेनेवा कन्वेंशन पढ़ रहे हो तो वहाँ पर जो एविडेंस वाली बात है, एविडेंस वाली बात को विशेष तौर पर पढ़ करके आइए। एक सिद्धांत है कि पक्षकारों से समानता का बर्ताव किया जाएगा और प्रत्येक पक्षकार को अपना मामला प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत माध्यस्थम कार्यवाहियों का संचालन, जो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीडिंग है उसके संचालन से संबंधित जो विशेष उपबंध है उसका वर्णन कीजिए। तो जिस समय आप एक्ट के साइलेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं उस समय ये देखिए कि किस प्रकार से माध्यस्थम कार्यवाहियों का संचालन इस एक्ट में सुनिश्चित किया गया है, ताकि ऑडी अल्टरम पार्टम का जो सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को बराबर सुनवाई का अधिकार मिले। ऐसा ना हो कि एक्सपार्टे मामला हो जाए, ऐसा ना हो कि एक पक्षीय मामला हो जाए, क्योंकि सुलह में आने के बाद और अगर दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका ना मिले तो फिर सुलह बेकार है, उस सुलह का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं, ये आपके लिए जरूरी सवाल है। आगे अगर बात करें तो जहां पर अपील की बात है तो वहां पर सवाल है कि जैसे अपीली आदेश से आप क्या समझते हैं। न्यायालयों में मध्यस्थम अधिकरण की आदेशों से अपील से संबंधित अधिनियम में दिए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। मैं इस बात को दोबारा बोल दूं कि जो अपील को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर जब आर्बिट्रेशन हो जाता है, मीडिएशन हो जाता है या काउंसिलेशन हो जाता है, तो उस मामले में अपील बहुत आसानी से मीन्स उस प्रकार से नहीं हो पाती है जैसे अन्य मसलों में हो जाती है। क्योंकि जब दो व्यक्तियों में सहमति से, दो व्यक्तियों में किसी मध्यस्थ के माध्यम से जब सुलह हो जाए, आपसी समझौता हो जाए, उसके बावजूद अपील करना पड़े, तो जो ADR का सोल पर्पज है कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेज हैं, जो वादों की बाहुल्यता है उसको ख़त्म करना। तो अगर आपको ADR सिस्टम में आने के बावजूद भी आपको न्यायालयों की शरण में जाना पड़े तो वो तो फिर ADR का पर्पस डिफीट होगा। तो वहाँ पर अपील को लेकर के, सेकंड अपील को लेकर के थोड़े से विशेष नियम हैं, तो आप उसको भी पढ़ करके आइए कि अपील या जो सेकंड अपील है उसको सुन कौन सकेगा, उसको कौन सा न्यायालय सुन सकता है। मिड आर्क को लेकर के कभी कभी छोटी टिप्पणी आई है। मिड आर्क का मतलब क्या होता है, जिसमें मीडिएशन आर्बिट्रेशन दोनों मिक्स जैसा होता है। और जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन की बात हम लोगों ने करी कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन को जब भी पूछा गया है तो फॉरेन अवार्ड के साथ में चीज़ों को पूछा गया है। तो आप जब फॉरेन अवार्ड को पढ़ रहे हो, फॉरेन अवार्ड का मतलब पढ़ रहे हो, फॉरेन अवार्ड को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको पढ़ रहे हो, उसी समय न्यूयॉर्क कन्वेंशन, उसी समय जेनेवा कन्वेंशन, और जेनेवा कन्वेंशन में वो एविडेंस वाली बात पर मैं विशेष जोर दे रहा हूँ, उसको पढ़ करके जरूर आइएगा। बाकी स्थायी लोक अदालत का जो गठन है, मामले का संज्ञान कैसे लेना है, प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, उस सब की विवेचना भी आप देखते आइए। तो जो आपकी ये चारों यूनिट है, इस चारों यूनिट के ये मुझे लगता है जरूरी सवाल हैं। छोटी टिप्पणी की अगर बात कर लें तो स्कॉट वर्सेस एवरी का जो क्लॉज है, स्कॉट वर्सेस एवरी में क्या हुआ था उसको आप पढ़ करके आइएगा, कभी कभी पूछा गया है। और केस लॉज मुझे लगता है बहुत सारे इसमें नहीं है जो बहुत चर्चित रहे हों या केवल
उसी को लेकर के पूछे गए हों। सवाल विदेशी पंचाट के प्रभाव को लेकर के पूछा गया है, मिडार को लेकर के पूछा गया है। मध्यस्थम अधिकरण की भाषा क्या होगी, भाषा को लेकर के भी सवाल पूछा गया है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में दो मलयाली हैं तो क्या उनके बीच में तेलुगु भाषा में आप बात कर सकते हैं, क्या आप दो मलयालम समझने वालों के बीच में किसी तेलुगु भाषा में बोलने वाला या हिंदी भाषा में बोलने वाला मध्यस्थता करा सकता है। इस प्रकार के सवाल हैं। सवाल जो अधिनियम के उद्देश्यों का है तो वो ऐसे आता रहा है कि अनुकल्पी विवाद निपटारा पद्धति से आप क्या समझते हैं, एडीआर का मतलब आप क्या समझते हैं, और इस पद्धति के लाभों की विवेचना कीजिए, क्या लाभ है इससे, कैसे आप कह रहे हैं कि समय इससे बच जा रहा है, कैसे आप कह रहे हैं कि इससे धन बच जा रहा है, कैसे आप कह रहे हैं इससे कि न्यायालय में जो न्यायालय की जटिल प्रक्रिया है उससे यहाँ पर चीज़ें बच जा रही हैं, क्या यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो फॉलो हो रहा है, क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो की प्रक्रिया का जो पालन हो रहा है, क्या उससे ये कहना ठीक है कि एडीआर ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मसलों को बहुत लंबे समय तक खींचने से बचा लिया है। और अधिनियम के उद्देश्यों को संक्षेप में लगभग हर बार पूछा गया है या किसी चीज़ के साथ जोड़ करके पूछा गया है। और जैसा मैंने कहा, माध्यस्थम की परिभाषा, माध्यस्थम करार की परिभाषा, करार जब आप पढ़ रहे हैं तो करार में जो माध्यस्थम करार के महत्व क्या है, उसके जो आवश्यक तत्व हैं, माध्यस्थम करार से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए, माध्यस्थम करार एवं माध्यस्थम को प्रस्तुत करने में विभेद कीजिए। सवाल हमेशा इस प्रकार से पूछा गया है तो बहुत जरूरी है, पढ़ करके आइएगा। संख्या को लेकर के भी सवाल कई बार पूछा गया है तो संख्या वाला सवाल भी आपके लिए जरूरी हो जाता है कि माध्यस्थम अधिकरण सम संख्या में गठित नहीं होगी। मीन्स कि वहाँ पर 2 मेंबर, 4 मेंबर, 6, 8, 10 मेंबर नहीं होंगे, हमेशा होंगे तो 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से होंगे। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सामान्य सी बात है कि अगर दो होंगे या 4 होंगे तो बहुमत से चीज़ें आए, इसमें कई बार संभावना कम रहेगी। और जब विषम रहेगा तो जाहिर सी बात है 3, 1 से 5, 2 से इस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं। बाकी पक्षकारों से समानता का बर्ताव वाली बात मैंने कही, माध्यस्थम अधिकरणों की बात मैंने कही। माध्यस्थम पंचाट की जो अंतिमता है, जो अंतिमता को लेकर के सवाल पूछा गया है खूब, और अंतिमता के बाद अपील को लेकर के सवाल पूछा गया है कि कौन से मामले को कहा जाएगा कि यह फाइनल हो गया है, इसकी फाइनलिटी कब हुई है और अब इसका इन्फोर्समेंट होने जा रहा है, या उसकी अपील के लिए अभी जगह बची हुई है। तो ये है मुझे लगता है एडीआर का आपका पेपर। और मध्यस्थता जो परिषद है, जो अभी हाल में आपके सिलेबस में ऐड हुआ है कि भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना, संरचना, कर्तव्यों एवं कार्यों पर चर्चा कीजिए, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को देख करके आइएगा क्योंकि इस सिलेबस में नई चीज़ जुड़ी हुई है जो है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या मतलब होता है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, इसकी स्थापना कब हुई, डेफिनेशन कैसे है, चेयरपर्सन कौन होता है, काउंसिल के मेंबर्स कौन होते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। 43A से लेकर के 43M तक CEO के विषय में है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के विषय में, उसके पावर फंक्शंस को लेकर के है, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान वहाँ पर दे दीजिएगा। 43A से 43M तक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को थोड़ा सा पढ़ करके आइएगा। और मुझे लगता है यहाँ से आपको 5, 6, 7 सवाल बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आपका जो अगला 2 पेपर है, एक तो मूट कोर्ट का है, एक इंटर्नशिप का है, उसको और शायद एक कोई ऑप्शनल होगा, तो उसके लिए मुझे लगता है वीडियो की अगर आवश्यकता होगी तो लेकर के आ जाऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मैं बता भी दूंगा। मूट कोर्ट के फाइल को लेकर के, इंटर्नशिप की फाइल को लेकर के तमाम सारे संशय हैं। प्रयास करिए कि परीक्षा देने के पहले ही वो सारी फाइलें बन जाएं, फाइलों पर हस्ताक्षर आपके अधिवक्ता का हो जाए, आपके गुरुजी लोग का हो जाए, आपके कॉलेज की साइन मोहर हो जाए, ताकि जिस समय आपका वाइवा हो रहा हो उस समय आप फाइल के साथ अप टू डेट कैंपस में आए या जहाँ भी आपका वाइवा हो रहा है वहाँ पर यथोचित स्थान पर पहुँचे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। 5 सेमेस्टर आपके लगभग पूरे होने को हैं, 1 सेमेस्टर और बच रहा है। आप अधिवक्ता बनने को, जज बनने के लिए बिल्कुल करीब हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी उच्च पदों को सुशोभित करें। जल्दी मुलाकात होगी, आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा अगली वीडियो के साथ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।